तो छायावाद के 15 प्रश्न रहने वाले हैं और इसी के साथ हम शुरू करेंगे। वेलकम वेलकम, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, तो आज चलते हैं आगे प्रश्न पे। पहला ही प्रश्न देखते हैं आज। तो पहला ही प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को किस युग का समय क्या माना है? बोलो। प्रश्न ये है कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को क्या समय दिया है? बोला समय जो है 1920 से 1936, 1918 से 1936, 1920 से 1938 और या फिर 1918 से 1938। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो रहने वाला है 1918 से 1938। और इसके उत्तर पे चलते हैं। उत्तर जो है वो इसका डी था। और डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को झरना, जो झरना रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसके प्रकाशन वर्ष 1918 से मानते हैं। ठीक है, इसके साथ हम दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि 1920 ईस्वी के आधार पर छायावाद का आरंभ किस रचना के आधार पर माना जाता है? मतलब 1920 ईस्वी अगर छायावाद का समय मानते हैं हम, आरंभ, तो कौन सी रचना के आधार पर माना गया है? तो प्रश्न ये है। तो इसका जो उत्तर है आपने बताना है। क्या हिंदी छायावाद निबंध श्री मुकुटधर पांडेवाले से माना जाता है, या करुणालय 1913 में जयशंकर प्रसाद का प्रकाशित हुआ उससे माना जाता है, और या फिर जयशंकर प्रसाद का कामायनी से माना जाता है, या फिर आंसू 1925 में जो जयशंकर प्रसाद की रचना है उससे माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है ए रहने वाला है। और इसके उत्तर पे चलते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो है ए। तो इसमें लिखा है कि यह निबंध सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा पत्रिका, ठीक है, ये याद रखना है, जबलपुर से प्रकाशित होती थी श्री शारदा पत्रिका। और इसमें हिंदी की छायावाद जो 1920 ईस्वी रचना है, हिंदी की छायावाद रचना है ना, हिंदी की छायावाद रचना 1920 ईस्वी के आधार पर इसका नाम रखा गया है, जो समय 1920 रखा गया है। इसी के साथ प्रश्न है 3 नंबर कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये कौन से विद्वान का मत है या किस की परिभाषा है ये? तो आपने बताना है। तो ये जो क्लास है वो हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि जो किताबों से किसी को समझ नहीं आता, बुक से समझ में नहीं आता है, तो वो वीडियो देख के समझ सकता है। और ये जो क्लास आप देख रहे हो, तो इसमें अगर क्लास तेज़ चल रही है तो आपने एक काम करना होगा आपको कि क्लास को पॉज करना है और आंसर देना है और फिर आगे बढ़ना है, ताकि आपकी तैयारी का पता चल जाए। और ये खास करके ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, या पूरे भारत में कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी साहित्य आता है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। और मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, वो तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ताकि इसमें मेरा भी फ़ायदा है कि ताकि मेरा भी क्या है, रिवीजन हो जाती है। इसमें एक बार मैं टाइप करता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ तो 2 बार हो जाता है, तो इस प्रकार मेरी भी थोड़ी तैयारी हो जाती है। तो इसका क्या है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को पक्का शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और पढ़ाने के तरीके में कोई मतलब समझ में नहीं आता है, कोई समस्या है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख दें ताकि उसका सुधार किया जाए। तो इसी के साथ हम 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किस राइटर ने कहा है? तो आपने बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, या डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, या महादेवी वर्मा ने कहा है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसी के साथ इसके उत्तर पे बढ़ेंगे। उत्तर जो है इसका बी है, और यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। तो यह कथन किसका है? प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। तो आपने बताना है कि यह जो कथन है ये किसका है? क्या जयशंकर प्रसाद जी का है, या डॉक्टर नगेंद्र जी का है, या फिर महादेवी वर्मा जी का है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है?
तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है डी। ठीक है, तो इसका डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। और इसी के उत्तर पे चलते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो डी है, और यह परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है। ठीक है, ताकि मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ तो उसका आंसर साथ में लिख देता हूँ, ताकि गड़बड़ नहीं होता है। क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को भी आंसर ना आए, तो इसीलिए मैं किताब से अगर बना रहा हूँ तो उसके आंसर वहीं से ले लेता हूँ, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना रहे, मेरे को भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझा जाना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली के विशेष व्यापक अर्थ में। तो एक बार और पढ़ते हैं कि छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समानता या समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद और दूसरे अर्थ में क्या है, दूसरे अर्थ में एक रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरे काव्य शैली विशेष के अर्थ में व्यापक में समझना चाहिए। तो इसमें क्या आपने बताना है कि किस राइटर ने दी है, कि जयशंकर प्रसाद जी ने दिया है, या फिर नगेंद्र जी ने दिया है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। तो ये आंसर जो है इसका ये रहने वाला है सी, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, तो ये उसके शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका आंसर रहने वाला सी। इसी के साथ हम अगले चलते हैं। प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम 5-7 मिनट में 15 क्वेश्चन करते रहेंगे आपको। ठीक है, आंसर जो है इसका सी रहने वाला है, और ये जो परिभाषा है ये शुक्ल जी द्वारा दी गई है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। छायावाद की विशेषता नहीं है, तो आपने ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो बड़े ध्यान से करने हैं। ठीक है, छायावाद की विशेषता नहीं है, तो आपने इसको ध्यान देना है। प्रकृति में मानव की जीवन का प्रतिबिंब देखना, क्या ये नहीं है, या दार्शनिक अनुभूति, या ये नहीं है, और या फिर प्रेम का चित्रण, ये नहीं है, या रहे जो हास्य व्यंग काव्य। तो भाई ये तो हमने देखते हैं कि प्रकृति मानव जीवन का प्रतिबिंब वो देखने को मिलती है, ये तो। उसके बाद दार्शनिक पर अनुभूति ये भी मिलती है, प्रेम का चित्रण भी है इसमें छायावाद में। और इस छायावाद में क्या है, हास्य व्यंग नहीं है, ये है जी छायावाद में हास्य व्यंग। हास्य व्यंग जो है ये द्विवेदी युग की है। ठीक है, विशेषता, तो ये हास्य व्यंग जो विशेषता है ये द्विवेदी युग की है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 जो है कि डॉक्टर कृष्णदेव झारी जो कृष्णदेव झारी है, उन्होंने उनके अनुसार क्या छायावाद के 4 स्तंभ में से नहीं है। मतलब जो कृष्णदेव झारी है उन्होंने 4 जो बताए हैं, क्या 4 स्तंभ बताए हैं छायावाद के, मतलब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हैं, दुर्गा। तो ये है भाई, तो इसमें से आपने देखना है जयशंकर प्रसाद जी है उसमें, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी भी है उसमें, और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी भी है। तो ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी ये नहीं है, तो आंसर हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, आंसर हमारा डी ठहरेगा। इसके साथ हम अगले आंसर पे चलते हैं। आंसर जो है इसका डी है, और इसमें देखो आपने देखना है कि ब्रह्मा है एक, विष्णु है, महेश है, और महादेवी वर्मा है वो शक्ति है, और इसको दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और विष्णु जो है ये, महेश जो है ये निराला है। ठीक है, और ये जो सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, तो इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो ये हमें बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। क्या जयशंकर प्रसाद जी को माना है, या पंत जी को माना है, या मैथिली शरण गुप्त और पांडे जी को माना है, या फिर निराला जी को माना है। तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है सी, और इसके उत्तर पे चलते हैं। उत्तर है बिल्कुल सी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। लीलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो ध्यान देना है, लीलाचंद्र जोशी, और ये है लीलाचंद्र जोशी, और ये गणपति चंद्र गुप्त ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। क्या जयशंकर प्रसाद जी को माना है, सुमित्रानंद पंत जी को माना है, या मैथिली शरण गुप्त या मुकुंदर पांडे को, फिर निराला जी को। तो इसका उत्तर रहने वाला है ए रहने वाला है, जयशंकर प्रसाद को माना है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न 8 है कि नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। जयशंकर प्रसाद जी को माना है, या पंत जी को माना है, या फिर मैथिली शरण गुप्त, मुकुंदर पांडे, निराला। तो इसका उत्तर रहने वाला है बी, और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे जाएंगे। उत्तर ठीक है बी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट।
जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो सर्वमान्य, सर्वाधिक एवं वास्तविक। तो ये 3 शब्द याद रखने हैं आपने, सर्वमान्य, सर्वाधिक और वास्तविक। प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्या जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है, या फिर मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे को, या निराला जी को? तो इसमें आंसर जो है सर्वमान्य मत से जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा उत्तर रहा ए, और हम चलते हैं आगे। तो इस प्रकार क्या है, जयशंकर प्रसाद जी को सर्वमत मत से प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि कामायनी के जो सर्ग हैं, तो सर्ग कितने? 15 हैं। ठीक है, 15 सर्गों को मिलान करना है आपने। तो मिलान ये करना है कि मनु किसका प्रतीक है, श्रद्धा किसका प्रतीक है, ईड़ा किसका प्रतीक है, और कामार किसका प्रतीक है? कामार नहीं होगा शायद, ये कुमार होगा। तो कुमार किसका प्रतीक है? तो आपने बताना है कि मानव है, बुद्धि है, हृदय है, या मन है। तो भाई जो मनु है वो सीधा सीधा क्या है? मन का प्रतीक है। ठीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। इसी के साथ ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, और इसी के साथ कुमार जो है मानव का प्रतीक है। तो आंसर ये रहने वाला है, ए का क रहने वाला है, बी का ख रहने वाला है, सी का ग रहने वाला है, डी का घ रहने वाला है। तो इसी के साथ एलिमिनेट कर लो कि ए का, अगर आपको एक ही पता है तो आपने एलिमिनेट करना है पक्का, कि एक मनु का आपको पता है कि मन है, तो आपने सीधा देखना है ए का नहीं है भाई, ए का नहीं है, ए का ग नहीं है, तो ए का एक आंसर है। तो इसी प्रकार आंसर है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें सब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीपली आते हैं पर ऐसे ही आते हैं। फिर उसके अंदर आपको एक भी पता है तो लगभग आप एलिमिनेट कर लेते हो, 2 को हटा लेते हो, और फिर एक का हो रहा पता है तो आप लगभग आंसर 90% ले जाते हो, मतलब सही आंसर पे चले जाते हो। तो इसी प्रकार हम जो इसके सर्ग है वो 15 सर्ग है ना, वो 15 सर्ग मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, देखो, चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, उसके बाद क्या है, कर्म है, ईर्ष्या है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, और रहस्य है, और आनंद है। तो ये सभी को कम से कम, मतलब इसका क्या है, आपको चिंता याद होना चाहिए, 1 नंबर तो याद होना ही चाहिए हमारे को, चिंता याद होना चाहिए। उसके बाद जो 15वां आनंद याद होना चाहिए, एक कोई बता रहा था 7वां याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 जो है कर्म, तो ये 7 नंबर याद होना चाहिए। तो ऐसे आपको लगभग याद होने चाहिए सभी को, पर नहीं हो पा रहे हैं तो 2 तो कम से कम एटलीस्ट 2 तो पता होने चाहिए कि टोटल 15 है, 15 में से एक जो है चिंता है और लास्ट वाला है वो आनंद है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। छायावाद का क्या है? ब्रह्मा, कलाधर और झारखंडी नाम से भी जाने जाते हैं। तो ब्रह्मा किसे कहा जाता है, और कलाधर किसे कहा जाता है, और झारखंडी नाम से किस राइटर को जाना जाता है? तो आपने बताना है कि सुमित्रानंदन पंत जी को जाना जाता है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे को जाना जाता है, या निराला जी को जाना जाता है? तो इसी का उत्तर रहने वाला जयशंकर प्रसाद जी, और आंसर रहने वाला बी। और इसी के उत्तर पे चलते हैं। उत्तर का मतलब जो है, उत्तर है कि कामायनी के लिए इनको क्या है, मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम चलेंगे 14 नंबर पे। 14 नंबर है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो ऐसे रचना नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि लगभग सभी रचनाएं उसके अंदर डाल दी जाती है, और नहीं है वो 2 रचनाएं अलग से देंगे हम। तो लगभग सन के साथ लाया हूँ मैं लिख के। जो उच्छ्वास है वो 1920 में लिखी गई है, ग्रंथि है वो 1920 में लिखी गई है, उसके बाद वीणा है जो 1927 में लिखी गई है, और ये जो पल्लव है ये 1928 में लिखी गई है। तो इसी के साथ गुंजन जो है 1923 में लिखी गई, 32 में, और युगांत जो है 1936 में लिखी गई है। तो इसी प्रकार ये जो रचना है ये तो पंत जी की है। ठीक है, तो इसी के साथ रचना जो है सरोज स्मृति और अनामिका जो 1935 और 1923 में लिखी गई है, ये क्या है, ये सरोज स्मृति से पता लग रहा होगा, सरोज स्मृति जो है ये निराला जी की। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि सरोज स्मृति और अनामिका निराला जी की है, राम की शक्ति पूजा इनकी है। तो इस प्रकार हमने उत्तर है हमारा डी। ठीक है, और इसके उत्तर पे चलते हैं। उत्तर में क्या लिखा है? उत्तर में लिखा है कि सरोज स्मृति 1935, अनामिका 1923, ये जो रचनाएं हैं वो क्या है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि खुद टाइप करता हूँ मैं, इसी के साथ सीख भी जा रहा हूँ टाइपिंग लिख करनी। तो इसी के साथ हम अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि चितंबरा, जो चितंबरा रचना है 1968 में साहित्य पुरस्कार और लोकायतन काव्य के लिए सोवियत
भूमि लैंड पुरस्कार